वेलकम 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 सीए फाइनल एएफएम के प्यारे स्टूडेंट्स। आज जिस चैप्टर को हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की हम नोट्स को क्विक मैनर में रिवाइज करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन की। सबसे पहले, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है या उस कंपनी को अक्वायर कर रही है या अपने साथ मर्ज कर रही है, हमारे को क्योंकि अकाउंटिंग नहीं करनी तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अकाउंटिंग कि वो मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फाइनेंस के नज़रिए से सोचना है। हम कब ये थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं? जब वो एक्विजिशन हुई नहीं है उससे पहले। देखो, अकाउंटेंट कब रोल में आएंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज कब आएंगी? जब एक्विजिशन हो जाएगा उसके बाद। लेकिन हमारा काम क्या है? एक्विजिशन होने से पहले, मर्जर होने से पहले, किसी कंपनी को बाय आउट करने से पहले हम उसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या कैसा फ्यूचर होगा, कितने शेयर देने होंगे, किस तरीके की पेमेंट्स करनी होगी, उनके बारे में हमें सोचना है। आइए, तो पहला टॉपिक है स्वैप रेशो। स्वैप रेशो का मतलब ये है कि जब आप एक कंपनी को खरीदने जाते हैं तो आप उसके शेयर्स लेकर उन शेयर्स को खत्म कर देते हो, क्योंकि आप उस कंपनी की एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहते हो। भाई, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो, इमेजिन करिए कि अगर एक कंपनी बी कंपनी को अक्वायर कर रही है, तो हमारे पूरे एग्जाम्पल्स में यही होता रहेगा कि एक कंपनी है ए कंपनी, एक छोटी कंपनी है बी कंपनी। तो जो ए लिमिटेड है, अगर वो बी लिमिटेड को अक्वायर कर रही है, अगर मैं बोलूँ कि ये अक्वायरर है, अक्वायरर मतलब खरीदार है, और ये टारगेट है, ये इस कंपनी को खरीद कर अपने बिजनेस में मर्ज कर लेना चाहता है, तो आप क्या करोगे? आप इनके शेयर्स को लेकर आओगे और उसके बदले में अपने शेयर्स दोगे, इनके शेयर लेकर कैंसिल कर दोगे और अपने शेयर्स उन्हें इशू कर दोगे। तो कोई तो आप रेशियो डिसाइड करोगे ना कि इनको कितने शेयर्स मैं दूंगा। जैसे सोचो, आप अपना एक शेयर देने को तैयार हो इनके 5 शेयर के बदले में, मतलब इनके 5 शेयर्स लेकर। हो सकता है इनका शेयर का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 20 रुपये चल रहा है, हो सकता है आपके शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपये चल रहा है। तो आप ये कहते हो कि मेरा शेयर 100 रुपये का, तुम्हारा शेयर 20 रुपये का, तो तुम मुझे 5 शेयर दो, मैं तुम्हें 1 शेयर दूंगा। तो यानी अगर आप उनके 5 शेयर लेकर अपना 1 शेयर दे रहे हो, तो दिस बिकम स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो जब डिसाइड की जाती है, जब लिखी जाती है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब स्वैप रेशियो लिखी जाती है तो उसमें जो पहली फिगर होती है वो अक्वायरर कंपनी के शेयर्स होते हैं। किसके शेयर्स होते हैं? अक्वायरर। और जो बाद में लिखा जाता है वो टारगेट कंपनी का शेयर लिखा जाता है। यानी अगर मैं कभी ये कहूँ कि 0.5:1, तो उसका मतलब क्या है कि अक्वायरर कंपनी 0.5 अपना शेयर देगी और टारगेट कंपनी का 1 शेयर लेगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? स्वैप रेशियो को हमेशा इसी तरीके से पढ़ा जाता है। तो जब हम बात करते हैं स्वैप रेशियो 3:2 है, इसका मतलब 3 शेयर अक्वायरर कंपनी के हम देंगे, 2 शेयर टारगेट कंपनी के लेने के बदले में। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई। अब सवाल उठता है कि स्वैप रेशो होती क्या है? ये तो समझ आ गई, बट स्वैप रेशो कैलकुलेट कैसे होती है? तो देखो, कैलकुलेशन 2 तरीके से होती है। अगर पॉजिटिव इंडिकेटर्स के बेसिस पे हो, मतलब दोनों कंपनियों की पॉजिटिव बातों को ले रहे हो, तो फॉर्मूला होता है पोता। पोता होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंडिकेटर के केस में टारगेट अपॉन एक्वायरर, टारगेट अपॉन अक्वायरर। और अगर हम बात करें कि नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं, नेगेटिव इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि अगर दोनों कंपनियों की नेगेटिव बातों को कंपेयर कर रहे हो, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, जैसे बैड डेट की रेशियो को, जैसे किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ को, लॉसेस को, तो उस केस में अक्वायरर कंपनी का लॉस ऊपर आता है, टारगेट कंपनी का लॉस नीचे आता है। तो फॉर्मूला बन जाता है नीट, NEAT। नीट मतलब नेगेटिव और अक्वायरर बाय टारगेट। तो देखो, फॉर्मूला में अंतर है ना। देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? टारगेट अपॉन एक्वायरर जब पॉजिटिव इंडिकेटर होगा, और जब नेगेटिव इंडिकेटर होगा तो अक्वायरर अपॉन टारगेट, और इससे स्वैप रेशियो निकलेगी। जो स्वैप रेशियो निकलेगी वो बताती क्या है कि हम अक्वायरर कंपनी के कितने शेयर दे रहे हैं टारगेट कंपनी के बदले में, वो निकलता है। आगे ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल स्वैप रेशियोज निकाली जाए, अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल स्वैप रेशियोज आ रही हैं, तो मल्टीपल स्वैप रेशियो, जैसे मानो स्वैप रेशियो MPS के बेसिस पे निकल रही है, स्वैप रेशियो EPS के बेसिस पे निकल रही है, स्वैप रेशियो बुक वैल्यू के रेशियो पे निकल रही है, स्वैप रेशियो मान लो कि आपकी NPA के बेसिस पे निकल रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बेसिस, तो आप अलग अलग स्वैप रेशियो निकाल लो। पहले सिंपल तरीके से अलग अलग स्वैप रेशियो निकाल लो। अगर उनके वेट्स गिवन है तो उन्हें वेट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप जैसे 1, 2, 3 तीनों तरह की स्वैप रेशियो निकाल लो, फिर उन्हें वेट से इंटू कर दो। जैसे इसका वेट है 0.25, इसका वेट है 0.5, इसका वेट है 0.25, उन वेट से इंटू कर दो, और जो वेटेड स्वैप रेशियो आएगी उसके टोटल को हम अपनी एक्चुअल स्वैप रेशियो मानेंगे। यानी अगर एक से ज्यादा स्वैप रेशियो निकलवाई क्वेश्चन ने, रिपीट करो, अगर क्वेश्चन ने एक से ज्यादा स्वैप रेशियो निकाली तो क्या हम सारी स्वैप रेशियो यूज करते हैं? नहीं, हम उन स्वैप रेशियोज की एवरेज निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं। सिंपल एवरेज मतलब तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, अगर 3 तरीके से रेशियो निकाली है। पर अगर आपने रेशियो 3 मेथड से निकाली है लेकिन उनके वेट्स गिवन है, तो वेटेड एवरेज निकालो। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? से यस और नो।
अगर क्वेश्चन सिंपल चुप है तो सिंपल एवरेज, वरना वेटेड एवरेज। इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन में इसमें हमें दो बैंक दिए हैं, एक बोला है वीक बैंक, एक बोला है स्ट्रॉन्ग बैंक। अब स्ट्रॉन्ग बैंक वीक बैंक को खरीदना चाहता है, तो यानी स्ट्रॉन्ग बैंक जो है वो अक्वायरर है और जो वीक बैंक है वो टारगेट है, ठीक है। अब इसमें उसने हमें बड़े सारे इंडिकेटर्स दिए, जैसे ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए एक नेगेटिव इंडिकेटर है। नेगेटिव इंडिकेटर तो नीट वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, NEAT, मतलब अक्वायरर अपॉन टारगेट। जब स्वैप रेशो निकालेंगे तो अक्वायरर ऊपर आएगा, टारगेट नीचे, मतलब ये फिगर ऊपर आएगी, ये फिगर नीचे आएगी। और लेकिन बाकी सारे इंडिकेटर जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जैसे मार्केट प्राइस, जैसे बुक वैल्यू, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अगर इनके बिहाफ पे आप स्वैप रेशो निकालोगे तो वो पॉजिटिव इंडिकेटर है, तो पोता वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी टारगेट ऊपर एक्वायरर नीचे, यानी टारगेट ऊपर एक्वायरर नीचे, टारगेट ऊपर एक्वायरर नीचे। तो यानी अब इन तीन तरीके से हम स्वैप रेशो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ने खुद ही बोला कि आप स्वैप रेशो निकालो ऑन द बेसिस ऑफ अबव वेट्स। वेट्स, क्वेश्चन ने हमें वेट दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको इसमें क्वेश्चन में वेट्स मिल जाएंगे कि इस रेशियो का इतना वेट है, ग्रॉस एनपीए वाली स्वैप रेशियो का इतना वेट है, कैपिटल एडिक्वेसी वाली स्वैप रेशियो का इतना वेट है, और मार्केट प्राइस वाली स्वैप रेशियो का इतना वेट है, और बुक वैल्यू की स्वैप रेशियो का इतना वेट है। तो चार अलग अलग रेशियोज उसने दे दी और उनका टोटल देखो 100 बनना चाहिए, मतलब इन चारों का टोटल 100 बनना चाहिए वेट्स का। वेट्स का टोटल हमेशा 100। तो हमें 4 बार स्वैप रेशियो निकालनी है, मेरी बातों को सुनो, 4 बार स्वैप रेशियो निकालनी है, फिर उसकी वेटेड एवरेज निकालनी है। और 4 बार की स्वैप रेशियो में भी एक स्वैप रेशियो नेगेटिव है, बाकी तीनों पॉजिटिव है। तो देखो हमने क्या किया, हमने 4 बार स्वैप रेशियो निकाली, 1 2 3 4, चारों पैरामीटर्स पे, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव पैरामीटर पे बेस थी, तो इसलिए नीट का फॉर्मूला लगाया। नीट ऊपर एक्वायरर नीचे टारगेट, बाकी सब में पोता वाला फॉर्मूला लगाया। अब ये चारों स्वैप रेशियोज आ गई। अब इन चारों स्वैप रेशियोज को वेट से इंटू किया, वेट से इंटू करके जो वेटेड स्वैप रेशियो आई उसका टोटल लिया, जो उसका टोटल आया ये हमारी फाइनल स्वैप रेशियो है। इस स्वैप रेशियो को हमें यूज़ करना है, यानी हम उस कंपनी का, टारगेट कंपनी का, यानी वीक बैंक का एक शेयर लेकर स्ट्रॉन्ग बैंक का 0.175 शेयर देंगे, 0.175 शेयर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई, ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। वापस अगले नोट पे चलते हैं, मैंने इसका एग्जांपल कराया हुआ है। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स प्री मर्जर कितने होते हैं, पोस्ट मर्जर कितने होते हैं। देखो अगर दो कंपनीज थी, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड के थे पे 1 लाख शेयर, बी लिमिटेड के पास थे 40,000 शेयर, यानी एन ऑफ ए मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी कंपनी। अब अगर हम इन दोनों को मर्ज करते हैं तो पोस्ट मर्जर में क्या होगा, अगर ये दो एंटिटीज़ हैं ए और बी और ये मिल जाती हैं, तो ए और बी अगर मिल जाती हैं तो इसका अंदर ए के शेयर तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, और जो बी के शेयर हैं उनको स्वैप रेशियो से इंटू कर देंगे, क्योंकि आप उनके 40,000 शेयर लोगे और उन्हें अपना मान लो 1/5 का रेशियो है, 1/5 मतलब उनके 5 शेयर लेके आप एक शेयर दे रहे हो, तो यानी उनके 40,000 शेयर लेकर उन्हें 1/5 की रेशियो से अपने 8,000 शेयर दे रहे हो, यानी हमारे जो ओरिजिनल ए कंपनी के शेयर थे वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। भाई हमारी ए कंपनी में तो बी कंपनी आगे मिल रही है, तो ए कंपनी के शेयर तो जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे, बी कंपनी के शेयर उसमें ऐड होंगे, तो बी कंपनी के 40,000 शेयर अब 8,000 शेयर बन गए हमारी कंपनी के, क्योंकि हमने उन्हें दिए, तो अब 8,000 इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल मिलाकर 1,08,000 शेयर्स हो जाएंगे। सो एन ऑफ ए प्लस बी बिकम्स 1,08,000। क्या ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, यानी हमने अब टोटल कितने शेयर्स इशू कर दिए, 1,08,000। क्यों, क्योंकि 1 लाख तो पहले ही थे ए कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास, बी कंपनी के शेयर होल्डर के पास अब हमारे 8,000 शेयर चले गए हैं। तो ये पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स हैं। हमने क्या किया, जिस कंपनी को अक्वायर किया, जिस कंपनी को अपने साथ मर्ज किया, उसको स्वैप रेशियो से इंटू करके नंबर ऑफ शेयर्स उनको कितने दिए वो पता लग गया। ईपीएस पोस्ट मर्जर कैसे आता है, ईपीएस पोस्ट मर्जर यानी कंबाइंड ईपीएस कैसे आता है। देखिए कंबाइंड ईपीएस में अगर हमने टारगेट कंपनी को सिर्फ शेयर्स से पैसे दिए, मतलब हमने उन्हें खरीदा और सिर्फ शेयर्स दिए, पैसा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, तो ऐसे केस में अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी, मतलब ए एंटिटी की प्री मर्जर की अर्निंग हम कितना कमाते थे, दूसरी कंपनी कितना कमाती थी, है ना। अगर कभी कभी पता है क्या होता है, क्योंकि एक बात बताओ, अब ये मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, सोचो इस दिन मर्जर हो रहा है, मान लो ये डेट है 1/4/2009, इस दिन मर्जर हो गया। अब इस दिन मर्जर हो गया तो हमें ईपीएस पता है या अर्निंग पता है, मान लो 20 लाख, और अर्निंग ऑफ ए पता है 20 लाख, और अर्निंग ऑफ बी पता है 10 लाख। अब ये दोनों कंपनियां जुड़ गई, तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों कंपनियां जुड़ जाएंगी तो फ्यूचर में अर्निंग होगी 30 लाख। अग्री,
क्योंकि दो कंपनियां थी, एक कंपनी कमाती थी 20 लाख, एक कंपनी कमाती थी 10 लाख। अब अगर ये दोनों कंपनियां जुड़ जाएंगी तो टोटल कमाई होगी 30 लाख प्लस सिनर्जी गेन। अगर क्वेश्चन में गिवन हो सिनर्जी गेन ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग का कोई सिनर्जी गेन गिवन हो तो वो भी ऐड हो जाता है। तो यानी हम ये करते हैं अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन। आई होप यहाँ तक की तो बात पता है, सिनर्जी गेन इन अर्निंग। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ना कभी कभी क्या होता है कि फ्यूचर के लिए ग्रोथ रेट भी दिया होता है, वो ये भी बता देगा कि आने वाले ईयर में हमारी अर्निंग 5% बढ़ने वाली है। तो भाई अगर इसकी अर्निंग 5% बढ़ने वाली है और इसकी अर्निंग 3% बढ़ने वाली है, तो वो बढ़ाकर आप नया ईपीएस कैलकुलेट करोगे। बताओ बढ़ाकर क्यों करोगे? क्योंकि जो आप नया ईपीएस निकालना चाहते हो वो फ्यूचरिस्टिक है, वो फ्यूचर का है, वो मर्जर हो जाने के बाद का है। और मर्जर हो जाने के बाद अगर दोनों कंपनियों की ग्रोथ उम्मीद थी तो वो ग्रोथ को कंसीडर करके, ऐसा भी हमने एक क्वेश्चन के अंदर कर रखा है कि फ्यूचर की ग्रोथ को कंसीडर करके नया ईपीएस निकला है। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी अगर पुराने ईपीएस में, पुरानी अर्निंग्स में ग्रोथ भी इन्वॉल्व हो तो उसे भी कंसीडर करना होता है। कैसे निकालते हैं नया ईपीएस? कि ए कंपनी कितना कमाएगी, कमाती थी नहीं, कमाएगी। बी कंपनी कितना कमाएगी पोस्ट मर्जर, और दोनों का सिनर्जी गेन कितना होगा अगर कोई है तो, और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी इनटू स्वैप रेशियो, इनटू स्वैप रेशियो। इसका मतलब यह है कि भाई हमने कितने शेयर्स उन्हें दिए हैं प्लस पुराने हमारे कितने शेयर्स थे। हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे, हमने उन्हें 8,000 शेयर्स दिए, तो डिनोमिनेटर में 1,08,000 शेयर्स आ जाएंगे। टोटल कमाई अपॉन 1,08,000, तो उससे आपको पोस्ट मर्जर वाला ईपीएस मिल जाएगा। लेकिन ये कब का केस है? ये तब का केस है जब आपने सारा पैसा शेयर्स के थ्रू दिया है, मतलब उनके शेयर लिए, कैंसिल करे और अपने शेयर दिए। तो जब आप पेमेंट शेयर से कर रहे हैं तब ऐसा होगा। लेकिन अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे होगे, इमेजिन करो आपने बी लिमिटेड को खरीदा, बी लिमिटेड को अक्वायर करा, लेकिन आपने उन्हें पेमेंट शेयर्स में नहीं दी, अपने शेयर नहीं दिया। आपने कहा छोड़ो यार, शेयर कौन देगा उन्हें, वो भी मालिक बन जाएंगे। शेयर नहीं दिए, कैश दे दिया। अब आपने उस केस में कैश दे दिया, तो क्या ये डिनोमिनेटर में शेयर्स बढ़ेंगे? क्या उनको शेयर दिए आपने? नहीं दिए। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा और उन्हें शेयर नहीं दिए। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा और उन्हें शेयर नहीं दिए। अगर आपने उन्हें शेयर नहीं दिए तो उस केस में ये नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यानी यहाँ पे जीरो आएगा। क्योंकि अब आपके पास जो ओरिजिनल शेयर्स थे सिर्फ वही शेयर्स हैं, नए शेयर तो इशू ही नहीं हुए, नए शेयर इशू नहीं हुए, उल्टा बी के शेयर लेकर आपने कैंसिल कर दिया और उन्हें कैश दे दिया। अब जो आपने उन्हें कैश दिया तो उस कैश पे आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, नोशनल इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। तो जो कैश आपने उन्हें दिया उस पर आप रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो, वो भी नेट ऑफ टैक्स। उतना पैसा आपका नुकसान हो गया। क्यों भाई? मेरी बात को समझो। मेरे कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा, लेकिन बी लिमिटेड को खरीदते हुए हमने कैश दे दिया। अगर हमने कैश दे दिया तो हमारे पास मान लो 1 करोड़ कैश दे दिया, तो वो 1 करोड़ हमारे पास से चला गया। अब 1 करोड़ की जो अर्निंग कर सकते थे हम, जो हम रिक्वायर्ड अर्निंग कर सकते थे, वो नहीं होगी। तो उस 1 करोड़ पे रेट ऑफ रिटर्न नेट ऑफ टैक्स करके जो कमाई हम कर सकते थे अब वो नहीं कर पा रहे, उसे यहाँ नोशनल नुकसान की तरह माइनस करेंगे। यानी ये जो कंबाइंड अर्निंग है विद सिनर्जी गेन, उसमें से माइनस कर देंगे उस कमाई को जो 1 करोड़ हमने दिया है खरीदते हुए, उसकी कमाई माइनस कर देंगे। बोलिए बात समझ आई? लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हमने कंपनी को कैश में खरीदा है। यानी जिस कंपनी को हम अक्वायर कर रहे हैं उसे हम कैसे खरीद रहे हैं? अब हम कैश में बाय कर रहे हैं। बोलिए मेरी बात समझ आ गई आपको? मैंने क्या कहा? अगर कुछ कैश कुछ पार्शियली शेयर्स दिए हो तो फिर वो दोनों को मर्ज करके, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उन दोनों एग्जांपल्स को मर्ज करके आ जाएगा। आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी क्या होता है। देखो एग्जांपल लो, हम ये कहते हैं, सुनो, हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 लाख शेयर थे, हमारे पास 1 लाख ही रहेंगे। उनके पास 40,000 शेयर थे, उनके 40,000 को हमने 1/5 करके 8,000 शेयर बना दिया और हमने कहा जाओ मौज करो, हम भी मौज कर रहे हैं, तुम भी मौज करो। यानी हमने बी लिमिटेड को खरीदा और उनको 8,000 शेयर दे दिए। अब मान लो नया ईपीएस आ गया 20 रुपये का, तो हम ये कह रहे हैं कि देखो हर शेयर पे तुम 20 रुपये कमाते हो, हर शेयर पे तुम 20 रुपये कमाते हो। लेकिन ये लोग रोने लग जाएंगे। क्यों? ये लोग इसलिए रोने लग जाएंगे क्योंकि क्या ये एक्चुअली में हर शेयर पे 20 रुपये कमाते हैं? देखो हर नए शेयर पे तो ये 20 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन हर नया शेयर तो इन्हें 1/5 की रेशो में मिला है, यानी अपने 5 शेयर देकर इन्हें 1 शेयर मिला है। तो इन्हें ये 20 रुपये पर ओल्ड कंपनी के शेयर में फील नहीं हो रहे, ये 20 रुपये पर न्यू कंपनी के शेयर पे बेस्ड है, लेकिन पर ओल्ड कंपनी के शेयर पे बेस्ड नहीं है। इसलिए वो इसे 1/5 करके सोचेंगे कि भैया हमें तो पर शेयर 4 रुपये ही मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ओल्ड कंपनी के 5 शेयर्स, 1 2 3 4 5 शेयर मिलकर नई कंपनी का 1 शेयर बने हैं। पुरानी कंपनी के 5 शेयर, 1:5 रेशियो का मतलब क्या होता है कि उनकी कंपनी के 5 शेयर लो और अपनी कंपनी का 1 शेयर दो। तो हमने उनको 1 शेयर दिया है, उस 1 शेयर पे 20 रुपये की कमाई आ रही है, लेकिन इधर तो 5 लोग हैं उसे शेयर करने वाले। उस 20 रुपये की कमाई को कितने लोग शेयर करेंगे? मैंने इसके लिए क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, वो माता की चौकी हुई थी लड्डू, एक ही लड्डू भेजा था ऋषभ ने अपने पड़ोसियों के घर, याद है 5 बच्चे थे उनके घर, तो क्या उन सबको पूरा पूरा लड्डू खाने को मिला?
अब एक बात बताओ, आपने उनके घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों के लिए आपने एक ही लड्डू भेजा, तो क्या उन्हें पूरा लड्डू मिला? नहीं। अब आप कह रहे हो मैंने तो सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन उनके घर में सबको एक एक लड्डू नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि एक लड्डू 5 लोगों को शेयर करना पड़ा, तो उनके पास 1/5 लड्डू ही पहुंचा। उनके पास पर पर्सन कितना लड्डू पहुंचा? 1/5 लड्डू पहुंचा। यही बात होती है इक्विवेलेंट ईपीएस। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ए लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर थे, बी लिमिटेड के पास 40,000 शेयर थे, हम अपने हर शेयर पे 5 रुपये कमा रहे थे, वो अपने हर शेयर पे 2 रुपये कमा रहे थे। स्वैप रेशियो है 1:5। 1:5 का मतलब अब हम उन्हें कुल मिलाकर 1,08,000 शेयर्स पे पहुंचा देंगे। 1,08,000 क्यों? क्योंकि 1 लाख हमारे शेयर रह जाएंगे, इन्हें 1/5 करेंगे, ये 8,000 हो जाएगा, तो टोटल शेयर 1,08,000 हो जाएंगे। तो अगर हम टोटल अर्निंग्स को, हमें क्वेश्चन ने पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल के दिया हुआ है, वैसे हम भी निकाल सकते थे, वो भी ऊपर हमने सीखा था, अभी तो सीखा था अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। तो हम उससे ईपीएस निकाल सकते थे, बट क्वेश्चन ने दिया हुआ है यानी हर शेयर पे 6 रुपये मिल रहे हैं। अब हम कह रहे हैं भैया हर शेयर पे 6 रुपये मिल रहे हैं, तो इनके 40,000 शेयर पे 6 रुपये नहीं मिल रहे, इनको सिर्फ 8,000 शेयर के 6 रुपये मिल रहे हैं। इनको सिर्फ 8,000 शेयर के 6 रुपये मिल रहे हैं, तो इन्हें फील कितना होगा? ये 6 रुपया तो 1 न्यू शेयर पे बेस्ड है, 1 न्यू शेयर पे बेस्ड है, तो ओल्ड शेयर के लिए उन्हें कितना फील होगा? इस 6 रुपये का इंटू स्वैप रेशो करो, तो इन्हें 1.2 रुपीज़ पर ओल्ड शेयर फील होगा, पर ओल्ड शेयर। बात को समझो, नई कंपनी में हम उन्हें एक शेयर पे 6 रुपये दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ये लो 6 रुपये मौज करो, लेकिन वो 6 रुपये उनके घर पहुंच के सबको 1.2 ही मिल रहा है, क्योंकि वो एक शेयर की कमाई उनके पुराने 5 शेयर्स की कमाई बन रही है, क्योंकि स्वैप रेशियो 1:5 थी। यानी हम अपने नए शेयर पे, एक शेयर पे 6 रुपये की कमाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वो 6 रुपये की कमाई 5 शेयर्स पे फील हो रही है, तो यानी उन्हें हर शेयर पे 1.2 रुपीज़ की कमाई फील हो रही है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट ईपीएस। जब भी टारगेट कंपनी की बात करनी है, इक्विवेलेंट ईपीएस से ही करनी है और इक्विवेलेंट एमपीएस से ही करनी है। जब भी टारगेट कंपनी मतलब उस छोटी कंपनी जिसे हम खरीद रहे हैं, जब हम उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उसके पुराने शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो हम इक्विवेलेंट ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट ईपीएस। इक्विवेलेंट ईपीएस कैसे आता है? नया वाला ईपीएस पर शेयर, नई कंपनी का, मर्ज्ड कंपनी का ईपीएस कितना है पर शेयर, इनटू स्वैप रेशियो। इक्विवेलेंट एमपीएस भी ऐसे ही आता है, जितना नई कंपनी का एमपीएस है, नई कंपनी का आफ्टर मर्जर वाली कंपनी का जितना एमपीएस है। अब हम बोल रहे हैं हमारा हर शेयर 100 रुपये का, अरे भाई उन्हें 100 रुपये का फील नहीं हो रहा, उन्हें तो 20 रुपये का ही फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो 100 रुपये उन्हें मिल रहा है एक शेयर पे, और उनके गए हैं 5 शेयर, तो उन्हें वो 100 रुपया 5 शेयर्स पे फील हो रहा है, तो उनको तो पर शेयर 20 रुपया ही फील हो रहा है। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट एमपीएस। तो आई होप ईपीएस को स्वैप रेशियो से इंटू करो तो इक्विवेलेंट ईपीएस, एमपीएस को स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो इक्विवेलेंट एमपीएस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओल्ड शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओल्ड शेयर होल्डर, बोलो मेरे साथ, ओल्ड शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, मतलब टारगेट कंपनी के पुराने शेयर्स के नज़रिए से सोचो तो ये बात बनेगी। ठीक है जी, ये बात मैंने एग्जाम्पल में समझाई भी थी कि हम नई कंपनी का 6 रुपये का एक शेयर पे 6 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन उनके तो 5 शेयर लगे हुए हैं उसमें, उनके तो 5 शेयर के बदले में एक शेयर मिला था, तो उनके हर शेयर को 1.2 ही फील होगा। गेन और लॉस फ्रॉम मर्जर और एक्विजिशन। देखिए अगर मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, तो देखो पहली बात यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो जो गेन या लॉस है वो एमपीएस की टर्म्स में चाहता है, मार्केट वैल्यू की टर्म्स में चाहता है, या फिर अर्निंग की टर्म्स में चाहता है, या ईपीएस की टर्म मतलब पर शेयर। देखो पहले तो ये क्लियर करो कि जो क्वेश्चन में आंसर निकालना है वो पर शेयर निकालना है या ओवरऑल निकालना है, और फिर ये भी सोचो कि पर शेयर जब निकालना है तो वो ईपीएस के बेसिस पे निकालना है या एमपीएस के बेसिस पे निकालना है, मतलब अर्निंग के बेसिस पे या वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं आपको सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। देखिए अगर हम बोलें कि टोटल वैल्यू के बेसिस पे गेन या लॉस निकालो, टोटल वैल्यू के बेसिस पे, तो आप ये सोचो कि पहली एक कंपनी थी एक्वायरर, जो ओल्ड कंपनी थी, उनके पास अपने 1 लाख शेयर थे, मान लो हर एक शेयर 20 रुपये का था या 100 रुपये का था, उनके पास अपने 1 लाख शेयर थे, हर शेयर 100 रुपये का था। टारगेट कंपनी जिसे खरीदने गए, उनके पास कितने शेयर्स हो गए? अब देखो, अब अगर हम ये बात करें पोस्ट मर्जर की, पोस्ट मर्जर मतलब मर्जर हो जाने के बाद, मर्जर हो जाने के बाद हमारे पास 1 लाख शेयर है और हर शेयर मान लो 120 रुपये का है, तो कितना नया प्राइस है मर्जर के बाद वो देखो। और यहाँ पे भी मर्जर के बाद हमारे पास कितने शेयर हैं और मर्जर के बाद हर शेयर का कितना प्राइस है। मर्जर के बाद हमारे पास कितने शेयर्स होंगे? जितने पहले थे इनटू स्वैप रेशियो, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स। ये कौन से शेयर्स हो गए? इक्विवेलेंट शेयर। कितने? बी कंपनी को मिल रहे हैं। बी कंपनी के पुराने शेयर थे 40,000, लेकिन 40,000 को हमने 1/5 कर दिया, तो हमने तो उन्हें 8,000 ही नए शेयर्स दिए ना, तो 8,000 नए शेयर्स का प्राइस, 8,000 नए शेयर्स का प्राइस, ठीक है। और फिर इसमें से माइनस कर दो
हमारे पास पहले कितने शेयर थे और पुराने प्राइस क्या था, उनके पास पहले कितने शेयर थे और कितना प्राइस था। उनके पास पहले कितने शेयर थे, 40,000 शेयर थे और वो हर शेयर मान लो 20 रुपये का था, तो यहाँ पे 40,000 शेयर 20 रुपये के थे। अब यहाँ पे 8,000 शेयर मान लो 120 रुपये के हैं, तो इससे आपको गेन या लॉस पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुई है वो किसकी टर्म्स में हुई है, क्या वो अर्निंग के टर्म्स में हुई है या फिर वो टोटल वैल्यूएशन के टर्म्स में हुई है, बताओ। ये जो वैल्यूएशन हुई है ये टोटल वैल्यू की टर्म्स में हुई है। किसकी टर्म्स में हुई है बेटा, ये टोटल वैल्यूएशन की टर्म्स में हुई है, अर्निंग की टर्म्स पे नहीं हो रही। अब ऐसा ही ईपीएस के बेसिस पे भी हो सकता था, पर शेयर अर्निंग के बेस पे भी हो सकता है कि भैया हम अब कितना कमाते हैं एक शेयर पे, और ये एक इक्विवेलेंट शेयर पे कितना कमाते हैं टारगेट कंपनी वाले, एक इक्विवेलेंट शेयर, क्योंकि इन्हें तो पूरा शेयर मिल ही नहीं रहा, इन्हें तो इक्विवेलेंट शेयर मिल रहा है, इसलिए अर्निंग का भी इक्विवेलेंट अर्निंग देख रहे हैं, अर्निंग की भी इक्विवेलेंट अर्निंग। और पहले एक शेयर पे कितना कमाते थे उससे हमें गेन पर शेयर पता लग जाएगा। और अगर ये गेन पर शेयर पता लग गया, इसे इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। अगर आप इसे इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हो, इसे भी इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हो, तो आपको टोटल गेन या लॉस भी पता लग सकता है, आपको टोटल गेन या लॉस भी पता लग सकता है, ठीक है ना। ये सब बातें हमने एग्जाम्पल के थ्रू कुछ अलग अलग कंपनीज के एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ी थी। अब आगे देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस आफ्टर मर्जर। जब दो कंपनियों का मर्जर हो गया तो उसके बाद एमपीएस कैसे निकालते हैं। अब देखो दो तरीके से निकल सकता है। एक, अगर आफ्टर वाला मर्जर के बाद वाला एमपीएस निकालने के लिए हमें पी रेशो पता है, या पी रेशो निकल सकती है, या उसने बोला है कि पी रेशो सेम रहेगी, या उसने बोला है पी रेशो इतनी हो जाएगी, या पी रेशो के लिए कोई हिंट दिया है। मतलब अगर आफ्टर मर्जर वाली पी रेशो पता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर हमें मर्जर के बाद वाली पी रेशो पता है या निकल सकती है, अगर हमें मर्जर के बाद वाली पी रेशो पता है या निकल सकती है, तो उस केस में पी रेशो को यूज़ करना चाहिए। तो आप पी रेशो को नए वाले मतलब पोस्ट मर्जर पी रेशो को, ए प्लस बी मतलब पोस्ट मर्जर, मर्जर हो चुका है, मर्जर के बाद वाली पी रेशो को मर्जर के बाद वाले ईपीएस से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास मर्जर के बाद वाला एमपीएस आ जाएगा। मतलब पोस्ट मर्जर का, पोस्ट एक्विजिशन का एमपीएस कितना है, ये आसान तरीका है। फिर ये एक शेयर की वैल्यू आ गई, इसे इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ए प्लस बी कर दो, मतलब नई कंपनी में कितने शेयर्स हैं, नई कंपनी में कितने शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी इंटू स्वैप रेशो, ये होते हैं ना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंबाइंड कंपनी, नई कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स, उससे इसे इंटू कर दो, आपके पास वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी आ जाएगी। ये तो एक तरीका है, ये तब है जब पी रेशो पता हो या निकल सकता हो, पता हो या निकल सकता हो, या फिर क्वेश्चन में कुछ और ना हो तो हमें पी रेशो सेम अज्यूम करके करना पड़ता है कभी कभी। मान लो ये वाली टाइप लग नहीं सकती, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू है ही नहीं, मार्केट वैल्यू का डेटा ही नहीं पता, तो उस केस में हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ओल्ड पी रेशो न्यू पी रेशो के बराबर है और फिर इससे क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन ये अजम्पशन आखिर रिजॉर्ट है, ये अजम्पशन आखिर रिजॉर्ट होगा। अगर ये वाला मेथड ना लग सकता हो तो, मतलब मार्केट वैल्यू वाला मेथड ना लग सकता हो तो, अगर पी रेशो नहीं दी हुई, मेरी बात को सुनो, अगर पी रेशो नहीं दी हुई, नहीं निकल सकती, कोई हिंट नहीं है, मतलब पी रेशो के बारे में कुछ क्वेश्चन में बात ही नहीं हो रही, पी रेशो ना तो निकल सकती है ना उसका कोई हिंट है, कुछ नहीं है, तो उस केस में फिर ये वाला मेथड यूज़ नहीं होगा पी रेशो वाला। फिर हम मार्केट वैल्यूएशन से निकालेंगे। कैसे? हम पुरानी कंपनी की ए की मार्केट वैल्यू निकालेंगे, बी की मार्केट वैल्यू निकालेंगे, अगर कोई सिनर्जी गेन ऑन वैल्यूएशन है, कभी कभी वैल्यूएशन का भी सिनर्जी गेन होता है। वैल्यूएशन का सिनर्जी गेन कैसे होता है कि वो आपको अर्निंग का गेन नहीं दे रहा, ये नहीं कह रहा कि हर साल 5 लाख ज़्यादा कमाएंगे, हो सकता है वो ये बोले कि हर साल 5 लाख ज़्यादा कमाएंगे जिसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 40 लाख है। इसका मतलब हम एक कंपनी खरीद रहे हैं, ध्यान से सुनो, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद रही है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीदेगी तो हर साल 5 लाख रुपए ज़्यादा कमाएगी, ये सिनर्जी गेन हुआ। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 40 लाख है, मतलब उन सारे गेन्स को जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू 40 लाख है। इसका मतलब उसने हमें जो वैल्यू दी है वो अर्निंग की नहीं दी है, वो वैल्यूएशन की सिनर्जी दी है। वैल्यूएशन की सिनर्जी मतलब जब ए कंपनी बी कंपनी को खरीदेगी तो उसकी वैल्यूएशन में 40 लाख एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, वैल्यूएशन में 40 लाख, क्योंकि उसने कैपिटलाइज वैल्यू दे दी आपको अर्निंग की, क्योंकि अर्निंग की लाइफ तो बताई नहीं ना कि 5 लाख की अर्निंग कितने साल तक ज़्यादा कमाओगे, ये नहीं बताया, लेकिन उसकी कैपिटलाइज वैल्यू 40 लाख दे दी, तो उस 40 लाख को वैल्यूएशन की सिनर्जी मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अर्निंग की सिनर्जी नहीं मानेंगे। किसकी मानेंगे? आपको मेरी बात समझ आई कि मैं 5 लाख को क्यों इग्नोर कर रहा हूँ और 40 लाख को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हर साल हम 5 लाख ज़्यादा कमाएंगे और वो जो 5 लाख ज़्यादा कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसने पहले ही निकाल के दे दिया आपको, उसने आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले ही निकाल के दे दी है। इसलिए सिनर्जी गेन ऑन वैल्यूएशन लिख दो, मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द ओल्ड फर्म्स लिख दो, इन्हें ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर से डिवाइड कर दो। बताओ मैं इसे ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि ये टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स है? क्योंकि ए कंपनी के शेयर तो जितने पहले थे उतने ही फ्यूचर में रहते हैं, बी कंपनी के जितने पहले शेयर थे उसे स्वैप रेशो से इंटू कर दो तो पता लग जाता है उन्हें कितने नए शेयर्स दे रहे हैं हम।
तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी बन जाएंगे। बोलो मेरी बातें ये भी समझ आ गई आपको, इन्हें क्या कहा? यानी हमने ये पता लगा लिया कि मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर नई कंपनी में कितना होगा। लेकिन ये मेथड ज़्यादा फेवरेबल है या कम फेवरेबल है, आप मुझे बताओ। क्या ये मेथड ज़्यादा फेवरेबल है या कम फेवरेबल है? तो आप बोलोगे कि ये मेथड कम फेवरेबल है। बताओ आप, ये वाला मेथड कम फेवरेबल क्यों है? रीज़न दो मुझे इस बात का कि ये मेथड कम फेवरेबल क्यों है। रीज़न, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में पी रेशो दी होती है या पी रेशो निकल सकती है, पी रेशो का हिंट होता है, और ज़्यादातर इसकी डिटेल क्वेश्चन में नहीं दी होती, कम दी होती है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इस वाले मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। किससे? नया वाला पी रेशो लो और उसे नए वाले ईपीएस से मल्टीप्लाई करो। बोलो मेरी बातें आप समझे मैंने क्या कहा? नया वाला पी रेशो लो, उसे नए वाले ईपीएस से मल्टीप्लाई करो और फिर नया वाला एमपीएस आ जाएगा। ठीक है जी। वैल्यूएशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, देखो वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। नई कंपनी की आफ्टर मर्जर की वैल्यूएशन पता लग गई। नई कंपनी की आफ्टर मर्जर की वैल्यूएशन पता लग गई। हमें मर्ज्ड वैल्यू पता लग गई दोनों कंपनियों की, मतलब ए और बी कंपनी मिलकर नई कंपनी जो बनाएंगे उसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी है पता लग गई। हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कोई हिंट से निकलवाया हो सकता है पी से निकलवाया हो, कैसे भी निकलवाया हो। उसने मर्ज्ड कंपनी की नई वैल्यू पता लगा दी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? नई कंपनी की मर्ज वैल्यू पता लगा दी। अब आप एक काम करो, उसमें से ये पता लगाओ कि इस वैल्यू में से ए वाली कंपनी जो अक्वायरर कंपनी थी उसे कितनी वैल्यूएशन मिल रही है, उसके पास कितने शेयर थे और मार्केट प्राइस कितना था, या परसेंटेज वाइज पता होगा। मान लो टोटल वैल्यू बन रही है 100 लाख की, दो कंपनियां थी, दोनों कंपनियां जुड़ गई, दोनों कंपनियां जुड़ने पे वैल्यूएशन बन गई 100 लाख। अब जो 100 लाख की वैल्यूएशन है, उस 100 लाख की वैल्यूएशन में मान लो कि एक्वायरर कंपनी को 70% वेल्थ मिल रही है, 70%। तो उस 100 लाख का 70% ये एंटिटी ए की वैल्यूएशन हो गई, तो बचा हुआ 30 लाख एंटिटी बी की वैल्यूएशन हो गई। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई? मैंने क्या कहा? एंटिटी ए और एंटिटी बी दोनों की वैल्यूएशन पता लग गई हमें। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो। सोचो कि आपने एक कंपनी खरीदी, आपने क्या किया? एक कंपनी खरीदी, मतलब ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया और आपने दोनों का नया वाला मार्केट प्राइस पता लगा लिया, मार्केट प्राइस ए प्लस बी। तो अब आप ये देखो कि नए वाले मार्केट प्राइस को आपके कितने शेयर हैं उसमें, और नए वाले मार्केट प्राइस पे बी कंपनी के कितने शेयर्स हैं। बी कंपनी के तो 8,000 शेयर्स होंगे ना, वो 8,000 कैसे आए होंगे? वही 40,000 इंटू 1/5 करके। बेसिकली नए प्राइस पे उनके पास कितने शेयर्स हैं, नए प्राइस पे आपके पास कितने शेयर हैं, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग पता लग गई। आसान काम है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बोलिए इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। व्हेन एक्वायरिंग कंपनी वांट्स टू मेंटेन ईपीएस, अगर मान लो जो कंपनी खरीद रही है वो कहती है भैया मुझे तो अपना ईपीएस सेम टू सेम चाहिए, मुझे अपने ईपीएस में कोई बदलाव नहीं चाहिए, तो आप ये कहते हैं कि जो एक्वायरिंग कंपनी का पहले का ईपीएस था, जो एक्वायरिंग कंपनी का पहले का ईपीएस था, ईपीएस ए मतलब अकेली कंपनी का पास्ट वाला ईपीएस, वही नया वाला ईपीएस भी होना चाहिए। तो ईपीएस ऑफ ए इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ बी, और ईपीएस ऑफ बी कैसे मतलब कंबाइंड कंपनी कैसे आता है? अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। इस फॉर्मूले को बनाओ और इसे सॉल्व करते करते स्वैप रेशियो डिसाइड कर लो, मतलब स्वैप रेशियो बैलेंस इसमें सॉल्व करके निकलेगी। स्वैप रेशियो को एक्स ले लेना और फिर सॉल्व कर लेना, तो इससे आपको स्वैप रेशियो पता लग जाती है कि कितने शेयर दें कि हमारी अर्निंग रिड्यूस नहीं होगी। भैया जो कंपनी खरीद रही है वो कह रही है देखो मेरी कमाई कम नहीं होनी चाहिए, मेरी कमाई जितनी थी मुझे उतनी ही कमाई चाहिए, मेरे को मेरी अपनी कमाई में कोई रिडक्शन नहीं चाहिए। ये तब की बात है। अगर टारगेट कंपनी कहे कि मुझे अपना ईपीएस मेंटेन करना है, जितना ईपीएस मुझे पहले मिलता था पर ओल्ड शेयर उतना ही मुझे चाहिए पर ओल्ड शेयर अभी भी, तो देखो वो क्या कहेगी कि मुझे पहले जितना शेयर मिलता था बिफोर मर्जर, मुझे अभी भी उतना ही शेयर इक्विवेलेंट लेवल पे चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब पर ओल्ड शेयर। इक्विवेलेंट किसके लिए निकालते हैं? पर ओल्ड शेयर के लिए निकल रहा होता है, क्योंकि 1/5 से इंटू करके आता है ना, ये मतलब स्वैप रेशियो से इंटू करके आता है। तो आप क्या करोगे? टारगेट कंपनी का पहले कितना ईपीएस था? ईपीएस ऑफ बी एंटरप्राइज, ईपीएस ऑफ बी एंटरप्राइज, और यहाँ पे क्या आएगा? ईपीएस ऑफ ए प्लस बी, यानी ए और बी कंपनी मिल गए। मैं रिपीट करता हूँ, ए और बी कंपनी जुड़ गए तो ये उसका कंबाइंड ईपीएस है इनटू स्वैप रेशियो, क्योंकि ये इतना ईपीएस मिलेगा ओल्ड कंपनी के एक शेयर होल्डर को, ओल्ड कंपनी के ओल्ड टारगेट कंपनी के ओल्ड वाले शेयर होल्डर को एक शेयर को इतना मिलेगा। अब ये निकालना कैसे है? ये ईपीएस वाला फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे दो जगह स्वैप रेशियो आ रहा है, दोनों को एक्स ले लो और सॉल्व कर लो। यानी फ़र्क क्या है? एक बात बताओ, इन दोनों फॉर्मूलाज में क्या फ़र्क है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अक्वायरिंग कंपनी का ईपीएस सेम मेंटेन करना है तो नया ईपीएस सामने आएगा, पुराना ईपीएस इधर आएगा। लेकिन अगर टारगेट कंपनी ने अपना ईपीएस मेंटेन करना है तो नया ईपीएस पुराना ईपीएस इधर आएगा, नए ईपीएस का इक्विवेलेंट आएगा सामने, नए ईपीएस का इक्विवेलेंट आएगा सामने।
ध्यान रखना, जब भी ओल्ड कंपनी के लिए बात होती है, जब भी किसके लिए बात होती है, ओल्ड कंपनी के लिए, तो अकेले ईपीएस की बात नहीं होती, इक्विवेलेंट ईपीएस की बात होती है। जब भी एमपीएस की बात होती है, अकेले एमपीएस की बात नहीं होती, इक्विवेलेंट एमपीएस की बात होती है, क्योंकि उन्हें पूरा शेयर मिल ही नहीं रहा, उन्हें 1/5 शेयर मिल रहा है एक तरीके से। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी उनके लिए एमपीएस एग्जिस्ट नहीं करता कंबाइंड कंपनी का, उनके लिए एमपीएस इंटू 1/5 एग्जिस्ट करता है, मतलब स्वैप रेशो से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही उनके लिए ईपीएस एग्जिस्ट नहीं करता, उनके लिए ईपीएस इंटू स्वैप रेशो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उन बेचारों को तो पूरा पैसा मिल ही नहीं रहा। आप ये कह रहे हो भैया मैंने तो 6 रुपये पर शेयर दे दिया, भाई वो कहता है मुझे तो पर शेयर जो 6 रुपये दिए एक शेयर पे, मेरे को तो उसके बदले में 5 शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि मेरे तो 5 शेयर के बदले में 1 शेयर मिला था, तो मुझे तो ये 6 रुपये 5 शेयर होल्डर्स को बांटने, इसलिए वो 6 रुपये को भी 1/5 कर देता है। और ऐसे ही जो एमपीएस आती है कंबाइंड वाली, उसे भी 1/5 कर देता है, मतलब उसे भी स्वैप रेशो से इंटू कर देता है। ये दो फॉर्मूले तब लगे जब अक्वायरिंग कंपनी अपना पुराना ईपीएस मेंटेन करना चाहती है, या फिर टारगेट कंपनी अपना पुराना ईपीएस मेंटेन करना चाहती है, मेंटेन मतलब सेम रखना चाहती है, और इसके हिसाब से हमें स्वैप रेशो निकालनी है। देखो इस फॉर्मूला में स्वैप रेशो एक ही बार आया था, लेकिन यहाँ पे स्वैप रेशो 2 बार आया। क्यों? क्योंकि स्वैप रेशो ईपीएस की कैलकुलेशन में भी आया, और फिर ईपीएस इंटू स्वैप रेशो करके इक्विवेलेंट ईपीएस की फॉर्मूला में भी आया। ऐसे ही अगर अक्वायरिंग कंपनी चाहती है कि मेरा एमपीएस पुराने जितना रहे, जितना मेरा एमपीएस पहले था, मेरा एमपीएस उतना ही रहे, तो वो कहेगा कि मेरा एमपीएस जितना पहले था उतना ही फ्यूचर में भी रहे, जितना एमपीएस मेरा पहले था उतना ही फ्यूचर में भी रहे। और एमपीएस निकलता कैसे है फ्यूचर वाला, ये कंबाइंड वाला एमपीएस निकलता कैसे, आपको पता है 2 मेथड से निकलता है, या पी रेशो के थ्रू, अगर पी रेशो पता हो तो पी इंटू ईपीएस से, और अगर ये ना हो तो मार्केट वैल्यूएशन से, मार्केट वैल्यूएशन ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यूएशन ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन ऑन वैल्यूएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर, इससे भी मार्केट प्राइस आ जाती है, एमपीएस ए प्लस बी आ जाती है। इन दोनों में से प्रेफरेबल कौन सा होता है? अगर पी गिवन हो या निकल सकता हो या हिंटेड हो तो ये वाला फॉर्मूला, और पी के बारे में कोई कुछ ना हो तो ये वाला फॉर्मूला। समझ गए आप मेरी बात? यानी टारगेट अक्वायरिंग कंपनी क्या कह रही है, जितना एमपीएस मेरा पहले था मुझे अभी भी उतना ही एमपीएस चाहिए, जितना एमपीएस मेरा पहले था मुझे अभी भी उतना ही एमपीएस चाहिए। ये उस केस में ऐसा यूज़ होगा। अगर टारगेट कंपनी कहे कि मुझे अपना एमपीएस मेंटेन करना है, तो उनका एमपीएस क्या मेंटेन होता है? हाँ, उनका पहले एमपीएस कितना था और उनका इक्विवेलेंट एमपीएस कितना है। ध्यान रख रहे हो? जब भी टारगेट कंपनी के लिए बात होती है तो इनटू स्वैप रेशो कर देते हैं। आई होप अब तो ये बात हमेशा के लिए दिमाग में बैठ गई कि उनके साथ इनटू स्वैप रेशो करना ही करना है, क्योंकि उन्हें पूरा शेयर मिल ही नहीं रहा है, उन्हें तो टुकड़ा मिल रहा है शेयर का, इसीलिए उनको नई कंपनी का एमपीएस इनटू स्वैप रेशो कर देते हो। नई कंपनी का एमपीएस आता कैसे? या तो पी रेशो की मदद से ऐसे, या फिर पी रेशो नहीं पता तो ये वाले फॉर्मूला से। ठीक है, अब बात होती है मैक्सिमम या मिनिमम एक्सचेंज रेशियो की। इसके बारे में हमने 2 क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। देखिए मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? एक बात हो, खरीदार हमेशा ये कहेगा, जो किसी कंपनी को खरीदने आए, जो अक्वायरर है, वो कहेगा मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो जो मैक्सिमम वर्ड है वो यूज़ करेगा अपनी भाषा में कि भैया देखो आपकी कंपनी के मैं 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो ये मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अक्वायरर देखी जाती है। ठीक है ना? मतलब इसमें वो ये कहता है कि मेरा एमपीएस फॉल नहीं होना चाहिए। बेसिकली वो ये चाहता है कि मेरा एमपीएस फॉल ना हो, यानी ये वाला केस लगता है। जब मैक्सिमम निकाल रहे हो ना, मैक्सिमम कितनी वैल्यूएशन आप दे सकते हो दूसरी कंपनी को, मैक्सिमम स्वैप रेशो कितनी दे सकते हो, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है। क्यों? क्योंकि उस केस में एक्वायरर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और एक्वायरर कहता है मेरा एमपीएस कम नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा एमपीएस जितना पहले था उतना ही अब रहना चाहिए। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है क्वेश्चन? एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व होता है। अच्छा, अगर कभी मिनिमम एक्सचेंज रेशियो बोले कि इससे कम नहीं लूंगा मैं, वो कौन बोलता है? वो यूजुअली सेलर बोलता है। जो कंपनी बिक रही है, जो कंपनी टारगेट है, जो कंपनी सेल हो रही है, जो कंपनी मर्ज हो रही है, बेसिकली बंद हो रही है, वो कंपनी यानी टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है, क्योंकि वो ये कहता है मैं अपनी कंपनी इतने लाख से कम में नहीं बेचूंगा या इतने वैल्यूएशन से कम में नहीं बेचूंगा। तो वो ये कहता है, तो कम में नहीं बेचूंगा यानी मिनिमम इतनी वैल्यू, उससे कम नहीं जाऊंगा। तो ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टारगेट कंपनी होता है, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टारगेट कंपनी होता है। एमपीएस शुड नॉट फॉल, इसका मतलब है एमपीएस शुड नॉट फॉल। कंसेप्ट 1 कंसेप्ट, ये दोनों बातें समझ आ गई आपको, है ना? यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा? ये टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा, यानी ये वाला कंसेप्ट लगेगा। यानी आप यूं कहोगे एमपीएस बी इज इक्वल टू एमपीएस ऑफ मर्ज एंटिटी इंटू स्वैप रेशियो, एमपीएस बी इंटू एमपीएस ऑफ कंबाइंड कंपनी इंटू स्वैप रेशियो। क्या मेरी ये दोनों बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? से यस और नो। आगे देखते हैं गेन फ्रॉम एक्विजिशन। बेटा गेन फ्रॉम एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? गेन फ्रॉम एक्विजिशन का मतलब होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कोई हिडन सिनर्जी गेन तो नहीं है,
मतलब ऐसा तो नहीं है कि दो कंपनियां थी, सोचो एक की वैल्यू थी 200 लाख, एक की थी 150 लाख। अब ये दोनों जब जुड़ रही हैं तो उनकी कंबाइंड कंपनी की वैल्यू बन रही है 500 लाख। तो इसके अंदर हिडन सिनर्जी है। हिडन सिनर्जी मतलब छुपी हुई सिनर्जी है। तो ये कैसे निकलती है? ये निकलती है वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म, मतलब मर्ज फर्म मतलब दोनों कंपनियों को मिलाकर जो कंबाइंड वैल्यू मिली है। ये कैसे बन सकती है? ये ऐसे निकल सकती है, सोचो एम पी एस ऑफ ए प्लस बी, यानी नया एम पी एस कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी इंटू स्वैप रेशो। तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, यानी मर्ज्ड कंपनी का प्राइस कितना है, मर्ज्ड कंपनी के शेयर्स कितने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे आपको मर्ज्ड कंपनी की वैल्यूएशन पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी? मर्ज्ड कंपनी की वैल्यूएशन। अब आप मर्ज कंपनी की वैल्यूएशन में से ए और बी दोनों कंपनियों की पुरानी वाली वैल्यूएशन माइनस कर दो कि भैया तुम्हारी पहले कितनी वैल्यूएशन थी। भाई तुम्हारा एम पी एस ए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए कितना था, तुम्हारा एम पी एस बी इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी कितना था, वो माइनस कर दो। तो तुम्हारी पहले कितनी वैल्यूएशन थी। तो उससे जो गेन पता लगेगा, बेसिकली सिनर्जी पता लगेगी, हिडन सिनर्जी, वो गेन फ्रॉम एक्विजिशन है। क्या ये गेन फ्रॉम एक्विजिशन सबको बराबरी से बटेगा, दोनों को आधा आधा मिलेगा? ज़रूरी नहीं है, वो नेगोशिएशन पे डिपेंडेंट है कि कौन कितना हिस्सा इसमें से लेके जाएगा, इसमें से कौन कितना हिस्सा लेके जाएगा। ठीक है जी। अब हो सकता है कि जो 500 लाख की टोटल वैल्यू है उसमें से 300 लाख ए ले गया हो, 200 लाख बी ले गया हो, और दोनों की पुरानी वैल्यू माइनस कर दी तो पता चला ए को गेन हुआ है 100 लाख का, इसमें से ए 100 लाख का गेन ले गया और 50 लाख का गेन बी को मिला। ये डिपेंड करेगा नेगोशिएशन पावर पे, कौन कितनी अच्छी नेगोशिएशन कर सकता है। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का मतलब है जो कंबाइंड कंपनी है, कंबाइंड कंपनी दोनों फर्म्स को मिलाकर जो मर्ज एंटिटी बनी है, उसमें से सिर्फ अक्वायरर की वैल्यू माइनस कर दो, सिर्फ अक्वायरर की वैल्यू माइनस कर दो। तो इससे पता लगेगी वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का मतलब है इतना मैक्सिमम हम जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसे पे कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना पैसा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यानी दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जो हम पे कर सकते हैं टारगेट कंपनी को, जो हम टारगेट कंपनी को मैक्सिमम पे कर सकते हैं। इन दोनों कंसेप्ट को ना जोड़कर भी मैंने एक कंसेप्ट लिखवाया हुआ है आगे। मतलब देखो इन दोनों को जोड़ा कैसे जा सकता है, ऐसे समझो कि अगर मैं वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी निकालूं, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी निकालूं, मतलब बेसिकली मैं ये कहूं कि कंबाइंड कंपनी की मार्केट प्राइस कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल में कितने हैं नई कंपनी के, ये पता लगा लिया। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी हो गई। अब अगर आप इसमें से वैल्यू ऑफ ओल्ड वैल्यू ऑफ ए माइनस कर देते हो, मतलब आप ये देख लेते हो कि ए की कितनी वैल्यू थी पहले, तो इधर आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। यानी आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो, दूसरी कंपनी को, टारगेट कंपनी को, आप उसे जैसे सोचो ये 500 है, 500 में से ये 200 हटा दो तो ये जो 300 बचा, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप उस कंपनी को खरीदते हुए 300 लाख दे सकते हो। और अगर आप इसमें से वैल्यू ऑफ बी, ओल्ड वैल्यू ऑफ बी भी माइनस कर देते हो, मतलब बी के पहले कितने शेयर्स थे, कितना प्राइस था, उन्हें माइनस कर देते हो, मानो 150 लाख का था, तो जो बचता है, मान लो वो 200 लाख का था या जितने का भी था, या 150 लाख का था, तो उसके बाद जो गेन आता है दैट इज़ कॉल्ड गेन फ्रॉम एक्विजिशन। यानी हमें गेन कितना आया एक्विजिशन से, तो हम ये बोलेंगे हमें गेन आया 150 का। तो ये दो वर्ड्स हैं, गेन फ्रॉम एक्विजिशन ये टोटल गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वैल्यू ऑफ एक्विजिशन ये बता रहा है कि हमने जिस टारगेट कंपनी को खरीदा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीद सकते हैं। जो बेसिकली हमने एक्विजिशन करी है उस एक्विजिशन की वैल्यूएशन क्या है। देखो मेरी कंपनी पहले 200 लाख की थी, ध्यान से सुनो, मेरी कंपनी पहले 200 लाख की थी, अब 500 की हो गई, तो 300 बढ़ रही है ना वैल्यूएशन। तो मेरी एक्विजिशन की वैल्यू क्या है, जो मैं एक्विजिशन कर रहा हूँ उसकी वैल्यूएशन मेरे लिए क्या है, 300 लाख, कि मुझे 300 लाख की बढ़त मिल रही है। ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं सिनर्जी गेन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल समझे आप मेरी बात। आइए और आगे पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इक्वेशन भी समझ आ गया। अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व, देखो अगर आप किसी बिजनेस को खरीद रहे हो, अगर आप उसकी वैल्यूएशन से ज़्यादा पैसे उसे दे रहे हो, जैसे इस एग्जांपल में सोचो हम एक कंपनी को खरीदने गए, बी लिमिटेड को, उसकी पुरानी, अब हम उसे वैल्यू आफ्टर मर्जर दे रहे हैं 200, यानी हम उसे 200 लाख दे रहे हैं, लेकिन उसकी पुरानी वैल्यू 150 थी, तो हमने 50 लाख उसे ज़्यादा दिए। 50 लाख अगर उसे ज़्यादा दिए तो ये गुडविल का पार्ट है। यानी अगर आप किसी कंपनी को खरीदने जाते हो और अगर आप उसे उसकी बैलेंस शीट वैल्यू से, जो उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा पैसा देते हो, उससे ज़्यादा शेयर देते हो, तो वो गुडविल कहलाता है, और उससे कम पैसा देते हो तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। गुडविल एसेट साइड में शो होगा, कैपिटल रिजर्व इक्विटी के अंडर शो होगा, रिजर्व्स के साथ।
तो यानी अगर हम किसी को कम पैसा देते हैं, अगर परचेज कंसिडरेशन कम है वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी से, जितनी उनकी वैल्यू थी, तो ये कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। और अगर हम परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे करते हैं वैल्यू से, जितनी आपकी कंपनी की वैल्यू थी उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं अगर हम, तो ज़्यादा पे कर रहे हैं तो वो गुडविल होगा, जितना ज़्यादा दे रहे हैं वो गुडविल का रिप्रेजेंटेशन होगा। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है? देखो, स्टॉक स्प्लिट का मतलब सिंपल सा है, स्टॉक को छुट्टे कराना, खुले कराना। खुले कराने का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो शेयर अक्वायर करे, मर्ज वर्ज हो गया, सब कुछ हो गया, नई कंपनी फिर एंड में खुले करा लेती है अपने शेयर। खुले कराने का मतलब होता है, इसके 1-2 क्वेश्चन करे हुए हमने, कि मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपने साथ मर्ज कर लिया, सब कुछ हो गया, मर्जर वर्जर सब हो गया। हमारे पास 1 लाख शेयर थे, उनके पास 40,000 शेयर थे, उसे 1/5 शेयर देकर हमने 1,08,000 कंबाइंड शेयर्स बन गए हमारे। फिर हमने हर एक शेयर को, जो 100 रुपये का शेयर था, उसे 5 रुपये के शेयर पे कन्वर्ट कर दिया। मतलब 100 रुपये के शेयर को 5 रुपये, तो 1:2, बेसिकली एक पुराने शेयर के बदले में 20 नए शेयर्स दे दिए। आप ऐसे समझो 20:1, मतलब 20 शेयर्स दे दिए एक शेयर पुराने के बदले में। समझे आप मेरी बात? क्योंकि अगर मैं 100 रुपये का नोट दूंगा तो आप मुझे 5-5 रुपये के कितने नोट दोगे? 20 नोट दोगे। तो अगर मैं आपको 100 रुपये का एक शेयर दूंगा और आप मुझे 5-5 रुपये के शेयर दे रहे हो, तो आप मुझे 20 शेयर्स दोगे टोटल में। तो हमने क्या किया होगा फिर एंड में कैलकुलेशन में, नंबर ऑफ शेयर्स को इंटू 20 कर देंगे। जो कंबाइंड शेयर्स आ रहे होंगे ना 1,08,000, उसे इंटू 20 कर देंगे, क्योंकि 20 गुना शेयर बढ़ जाएंगे। ये इम्पैक्ट है स्टॉक स्प्लिट का। फिर ये फॉर्मूला मैं अभी आपको पढ़ा कर ही आया कि वैल्यू ऑफ एक्विजिशन और गेन ऑफ एक्विजिशन में क्या अंतर है। फिर एक होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है। ठीक है ना, कि भाई टारगेट कंपनी की हमने उन्हें क्या ऑफर करी है वैल्यू, हमने उन्हें कितने ऑफर करी है वैल्यू, मतलब कितने कैश दिया या कितने शेयर्स दिए, कितने रुपए वाले। सोचो हमने उन्हें वैल्यू दी है 200 लाख की, हमने टारगेट कंपनी को खरीदा और खरीदते हुए हमने उन्हें वैल्यू दी 200 लाख। कितनी वैल्यू दी? 200 लैक्स। लेकिन वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी कितना था मर्जर से पहले? वो था 150 लाख। तो हमने उन्हें 200 लाख ऑफर करे 150 लाख वाली कंपनी को, तो हमने उन्हें कितना गेन करवाया? उन्हें गेन करवाया 50 लाख का। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गेन फ्रॉम एक्विजिशन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। यानी एक्विजिशन करने के लिए हमने 50 लाख एक्स्ट्रा दिए, एक्विजिशन करने के लिए हमने 50 लाख एक्स्ट्रा दिए, तो ये हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। उनके लिए, जिस कंपनी को आपने खरीदा है, उसके लिए वो गेन फ्रॉम एक्विजिशन है। तो उनके लिए गेन फ्रॉम मर्जर है टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है अक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, पॉइंट ऑफ व्यू देखना ज़रूरी है। क्वेश्चन जब भी पढ़ो, आप कॉस्ट निकाल रहे हो, मर्जर निकाल रहे हो, गेन निकाल रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि मर्जर मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हो आप, वो अक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो देखना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है जी। फिर ये समरी कंसेप्ट मैंने इसके 1-2 क्वेश्चन करा के बता दिया था पूरी बात। अब यह है गियर्ड और अनगियर्ड कंपनी। देखिए, अगर हमारे पास किसी कंपनी का अनलिवर्ड बीटा हो, तो उसमें हम ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके लिवर्ड बीटा निकाल सकते हैं, मतलब डेट वाली कंपनी का बीटा निकाल सकते हैं। और अगर किसी कंपनी का लिवर्ड बीटा है, तो उसे इससे डिवाइड करके अनलिवर्ड बीटा निकाल सकते हैं, यानी अनगियर्ड बीटा निकाल सकते हैं। ऐसी कंपनी का बीटा निकाल सकते हैं जिसमें डेट ना हो। ठीक है जी। देखिए, अब इसके बारे में एक एग्जांपल समझाता हूँ। मानो हमारी 2 कंपनीज हैं, मारुति और टाटा मोटर्स। ठीक है, दोनों कंपेरेबल कंपनीज हैं। अब अगर मुझे ये पता है कि दोनों की डेट इक्विटी रेशियो अलग अलग है, तो क्या दोनों के लिवर्ड बीटाज एक जैसे होंगे? क्या दोनों कंपनियों के लिवर्ड बीटा बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोनों कंपनियों के लिवर्ड बीटा बराबर? आप मुझे सोच के बताओ, दोनों कंपनियों के लिवर्ड बीटा क्यों बराबर नहीं होंगे? रीज़न दो। इसलिए बराबर नहीं होंगे क्योंकि इस कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो अलग है, इस कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो अलग है, इसलिए लिवर्ड बीटा बराबर नहीं हो सकते दोनों के। तो आप क्या मानोगे? इन दोनों कंपनियों के अनलिवर्ड बीटा बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनियां सेम काम करती हैं। तो अगर उसमें से डेट का इम्पैक्ट हटा दो, अगर डेट के इम्पैक्ट को हटा दो, तो जो अदरवाइज बिजनेस रिस्क है वो दोनों का बराबर होगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का बिजनेस रिस्क बराबर होगा। इसलिए आप पहले क्या करोगे, अगर आपको किसी एक कंपनी का लिवर्ड बीटा पता है, तो उसी कंपनी का अनलिवर्ड बीटा निकाल लो। देखो, अगर आपको किसी कंपनी का लिवर्ड बीटा पता है, तो उसे ऐसे डिवाइड करके अनलिवर्ड बीटा निकाल लो। उस कंपनी का अनलिवर्ड बीटा आ जाएगा। जितना उसका अनलिवर्ड बीटा होगा, मानेंगे दूसरी कंपनी का भी अनलिवर्ड बीटा सेम है, दूसरी कंपनी का भी अनलिवर्ड बीटा सेम मान लेंगे। अब जब हमें सेम पता लग जाएगा, फिर उस पर अब हमें अनलिवर्ड बीटा पता लग गया, तो अनलिवर्ड बीटा पे ये वाला फॉर्मूला लगा के डेट इक्विटी बी लिमिटेड की लगा के लिवर्ड बीटा बी लिमिटेड का निकाल लेंगे। यानी इसके लिवर्ड बीटा से इसका पहले अनलिवर्ड ढूंढो, फिर अनलिवर्ड से इसको बराबर मानो, फिर इसके अनलिवर्ड से इसका लिवर्ड ढूंढो। क्यों?
क्योंकि दोनों में डेट इक्विटी रेशियो अलग है। तो हमने क्या किया, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। हमने इस कंपनी के लिवर्ड बीटा में से डेट के इम्पैक्ट को हटाया, लिवर्ड बीटा ऊपर एक्स रख दिया, एक्स में से डेट के इम्पैक्ट को हटाया, जो इसका डेट का इम्पैक्ट है 1:4, वो वाले इम्पैक्ट को हटाया एक्स में से, तो वो अनगियर्ड बीटा बन गया। अनगियर्ड बीटा मतलब इस कंपनी का अनगियर्ड बीटा आ गया कि बिना डेट वाला बीटा इतना होता। अब अगर इस कंपनी ने डेट ना उठाई होती तो जितना इसका बीटा होता दूसरी कंपनी का भी उतना ही बीटा होता डेट ना उठा के, क्योंकि दोनों कंपनियां बिजनेस तो सेम ही कर रही हैं, कंपनी तो सेम ही कंपेरेबल है। तो जो इसका बिना डेट वाला बीटा है उसे इधर वाली कंपनी का बिना डेट वाला बीटा मान लिया। अब लेकिन इस कंपनी के पास तो डेट भी है, क्योंकि इस कंपनी के पास डेट है तो अनलिवर्ड बीटा यूज़ नहीं हो सकता, उसे आप पहले गियर्ड बीटा में यूज़ करो, गियर्ड बीटा में कन्वर्ट करो। तो आपने अनगियर्ड बीटा को यहाँ रख दिया और डेट इक्विटी यहाँ पे ये वाली आएगी 1:2, इस कंपनी की डेट आएगी और इस कंपनी का यानी बी लिमिटेड का लिवर्ड बीटा आ जाएगा। मतलब हम आपको ये सिखा रहे हैं कि एक कंपनी के लिवर्ड बीटा से दूसरी कंपनी के लिवर्ड बीटा तक कैसे जाते हैं। पहले लिवर्ड से अनलिवर्ड जाओ, अनलिवर्ड को इक्वल मानो और फिर अनलिवर्ड से लिवर्ड निकालो, सिंपल। ठीक है। डीमर्जर क्या होता है, इसके लिए हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है कि अगर एक बड़ी एंटिटी होती है और वो ब्रेक हो जाती है मल्टीपल एंट्रीज़ में, छोटी कंपनीज़ में, तो उसकी यूजुअली बैलेंस शीट वगैरह को बांट देते हैं। जैसे कंबाइंड बैलेंस शीट है तो उसके बाद हम 2 अलग अलग बैलेंस शीट बना देते हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट में बस माइनस कर जैसे ए प्लस बी में से अगर ए को माइनस कर दो, फार्मा कंपनी को माइनस कर दो, तो आपको एफएमसीजी कंपनी में कितना पार्ट होगा वो पता लग जाएगा, समझे आप। और फिर आप उसका क्वेश्चन कर देंगे। इसके लिए क्वेश्चन ज़रूर रिव्यू कर लीजिएगा, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है डीमर्जर का। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं, जब एक कंपनी के हम डेट को कम कर देते हैं, इक्विटी को भी कुछ हद तक फोरगो कर देते हैं और यूजुअली स्टॉक का साइज़ छोटा कर देते हैं। 100 रुपये वाला शेयर 10 रुपये का कर देते हैं, 5 रुपये का कर देते हैं, पेड अप वैल्यू कम कर देते हैं, लोन्स थोड़े और लेकर कैश को जनरेट करते हैं ताकि बिजनेस चल सके। बेसिकली एक डिस्ट्रेस्ड बिजनेस को, बंद होने वाले बिजनेस को वापस लाइफ में लाने के लिए जो जो कर सकते हो वो सब करते हैं। तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई यहाँ तक अच्छे से? क्विकली बताइए, मोटे मोटे तौर पे चैप्टर रिव्यू होने लगा आपका? से यस और नो। चलिए एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ज़रा देखिए ध्यान से। वो कहता है कि एम कंपनी पॉसिबल एक्विजिशन करना चाहती है एन कंपनी का, तो एम कंपनी एक्वायरर हो गई, एन कंपनी टारगेट हो गई। हमें दोनों की अर्निंग आफ्टर टैक्स पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें ईपीएस पता लग गया। भाई अर्निंग को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो तो ईपीएस आ गया। ईपीएस पता है, मार्केट प्राइस पता है, तो पीई रेशियो भी आ जाएगा। आइए बात करते हैं। इफ़ द मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, हम सिर्फ इक्विटी दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे। द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करेंट मार्केट प्राइस, यानी एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस पे बेस्ड है, यानी जो स्वैप रेशियो डिसाइड होगी वो मार्केट प्राइस पे बेस्ड होगी। तो अब मार्केट प्राइस एक पॉजिटिव इंडिकेटर है तो पोता लगेगा। पोता मतलब क्या होता है, टारगेट अपॉन अक्वायरर। तो टारगेट कंपनी का 160 ऊपर लगेगा और एक्वायरर मतलब 200 नीचे लगेगा। तो बेसिकली 4:5 या 0.8:1। तो स्वैप रेशियो कितनी होगी कि आप 0.8 शेयर दोगे एक शेयर के बदले में। व्हाट इज़ द न्यू ईपीएस? अब देखो कोई इसमें सिनर्जी गेन ऑफ अर्निंग की बात नहीं हो रही, तो बस दोनों की अर्निंग ऐड करेंगे। देखो क्या करेंगे हमने पहले तो ये किया कि ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, ईपीएस आ गया। एमपीएस हमें पता था तो हमने पी रेशियो तैयार कर ली, जो क्वेश्चन को पढ़कर पता लग रहा था साथ साथ लिख लिया। अब वो कह रहे हैं स्वैप रेशियो चाहिए करेंट एमपीएस के बेसिस पे, तो हमने स्वैप रेशियो निकाली, एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन एक्वायरर कंपनी, पोता लगाया पोता। तो इसमें 160 न्यूमरेटर में आया, 200 नीचे आया, तो ये 0.8:1 हो गया। अब अर्निंग दोनों की ऐड करी। अब देखो ईपीएस कैसे आएगा, कंबाइंड ईपीएस, दोनों की अर्निंग ऐड करी, सिनर्जी गेन कुछ नहीं था, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एम यानी अक्वायरर लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी लिखा, इनटू स्वैप रेशियो लिखा क्योंकि स्वैप रेशियो निकल चुकी थी। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास कंबाइंड कंपनी का ईपीएस आ गया। दोनों कंपनियों को मिलाकर ईपीएस कितना होगा वो पता लग गया। आगे पूछा था एन कंपनी वांट्स टू बी श्योर दैट द अर्निंग अवेलेबल टू द शेयर होल्डर विल नॉट बी डिमिनिश्ड। मतलब वो ये कहता है मेरे शेयर होल्डर्स की अर्निंग कम नहीं होनी चाहिए। एन कंपनी यानी जो छोटी कंपनी है वो कह रही है भैया मेरी अर्निंग कम नहीं होनी चाहिए, वो यानी अर्निंग को मेंटेन करना चाहती है। तो वो ये कहना चाहती है कि जो ईपीएस उनकी पहले थी, ईपीएस मर्जर के बाद भी जो होगी इक्विवेलेंट वो उनके बराबर ही हो। क्या ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? यानी अर्निंग प्री मर्जर जो थी बी कंपनी की, मतलब इस क्वेश्चन में बी का मतलब एन कंपनी है, मतलब जो टारगेट कंपनी है उसकी,
तो टारगेट कंपनी का पहले जो ईपीएस था और टारगेट कंपनी का इक्विवेलेंट ईपीएस जो बाद में मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि जो एन कंपनी का टारगेट पहले ईपीएस था 6 रुपये, वो इक्विवेलेंट ईपीएस बाद में भी बराबर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम बराबर रख देंगे, इसके और इसके बराबर रख देंगे, अब यहाँ पे डबल बार स्वैप रेशियो आता है। तो फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, अर्निंग लिखी दोनों की, सिनर्जी गेन था नहीं, नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखे और जी स्वैप रेशियो को एक्सचेंज करके दिखाया, सॉल्व किया। सॉल्व करते करते स्वैप रेशियो आ गई 1.2:1, यानी हम अपने 1.2 शेयर देंगे आपके एक शेयर के बदले में। हम अपनी कंपनी के 1.2 शेयर देंगे आपके एक शेयर के बदले में। क्या कुछ हद तक ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? पक्की बात है, समझ आ गया, याद आ गया? ठीक है जी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं हम एक बारी क्विकली। देखिए, अब वो ये कहता है पी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ टेक ओवर ऑफ आर लिमिटेड। पी कंपनी आर कंपनी को खरीदना चाहती है, तो पी अक्वायरर हो गया, आर टारगेट हो गया। बाय द एक्सचेंज रेशियो ऑफ 4 न्यू शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड, यानी हम अपने 4 शेयर देंगे पी कंपनी के यानी एक्वायरर के, फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ आर, और उनके 5 शेयर लेंगे। अपने 4 शेयर देंगे, उनके 5 शेयर लेंगे, ठीक है। तो 4:5 की रेशियो हो गई। द रेलिवेंट फाइनेंशियल डिटेल्स आर एस, देखिए, ऑफ द टू कंपनी प्रायर टू मर्जर, ये बात ध्यान रखना, ये प्रायर टू मर्जर का इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है दोनों का प्रॉफिट पता है, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स पता है। अगर प्रॉफिट पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, दोनों को डिवाइड करो तो ईपीएस पता है और पी रेशियो पता है। तो अगर ईपीएस को पी रेशियो से इनटू कर दोगे तो एमपीएस भी पता लग जाएगा, यानी हमें दोनों कंपनियों का एमपीएस भी पता है। करेक्ट। अब वो कहता है पहले तो यही बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी। देखो, मार्केट प्राइस नहीं कह रहा, मार्केट वैल्यू कह रहा है। मार्केट प्राइस तो आप निकाल लोगे, फिर मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से भी मल्टीप्लाई कर देना, ताकि आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाए कि मार्केट वैल्यू ऑफ ए, मार्केट वैल्यू ऑफ बी कितना है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स कितनी है, प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर कितना है, आइए देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है, पढ़िए। पहले आपको ये बात पता है कि दो कंपनीज हैं पी और आर। पी के प्रॉफिट पता है दोनों का टैक्स माइनस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो, उससे ईपीएस आ गया। और अब आप ईपीएस को इनटू पी रेशियो करो, ईपीएस को इनटू पी रेशियो करो, तो आपके पास एमपीएस आ गया। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको, मैंने क्या कहा? अगर आप ईपीएस को इनटू पी रेशियो करो तो आपके पास एमपीएस आ जाएगा। हमने वैसे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे भी निकाल लिए हैं, स्वैप रेशियो क्योंकि हमें पता थी, तो हमने क्या करा, देखिए ये टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स होंगे। क्यों? पहले 25 करोड़ शेयर थे, इनके 15 थे, तो 25 + 15 इंटू स्वैप रेशियो, तो ये टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स हो गए। और न्यूमरेटर में अर्निंग ऐड कर दी, दोनों प्रॉफिट्स को ऐड करा, सिनर्जी गेन को ऐड करा, 0 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। उससे पता लग गया कि हमें नई कंपनी का ईपीएस 0.5392 मिलेगा। मर्जर हो जाने के बाद, दोनों कंपनियां जुड़ जाने के बाद जो कंपनी बनेगी उसका ईपीएस इतना होगा। अब वो कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज, तो दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स को नंबर ऑफ जो उनका शेयर प्राइस था उससे मल्टीप्लाई कर दिया प्री मर्जर वाले से। अब वो कहता है टू फाइंड मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर व्हेन पी रेशियो पोस्ट मर्जर इज नॉट नोन। अब देखिए, क्योंकि हमें पोस्ट मर्जर की पी रेशियो नहीं पता, तो एक तरीका तो ये है कि हम सेम अज्यूम करके क्वेश्चन कर लें, मान लें कि 12 है, बट वरना क्योंकि इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू उसने निकलवाई है, तो जब मार्केट वैल्यू निकलवाई है तो ये किस बात का हिंट है कि मार्केट वैल्यू से ही निकालो। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट पार्ट में मार्केट वैल्यू पूछ ही इसलिए रहा है कि मार्केट वैल्यू से निकालो, पी रेशियो सेम मत अज्यूम करो। तो आपने दोनों की मार्केट वैल्यू निकाल रखी थी, आपने मार्केट वैल्यू पुट करी, सिनर्जी गेन ऑन वैल्यूएशन 0 था, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स रखा और इक्वल टू एमपीएस आ गया पोस्ट मर्जर का एमपीएस आ गया, मर्जर हो जाने के बाद का एमपीएस आ गया। ठीक है जी। अब वैल्यू ऑफ जो पी प्लस आर है पोस्ट मर्जर वो कितना होगा, देखिए हमारे पास इतनी पर शेयर की वैल्यूएशन है और टोटल शेयर 37 करोड़ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपने 25 करोड़ शेयर थे, उनके 15 करोड़ को इंटू 4/5 करो तो वो 12 करोड़ बन जाते हैं। तो 25 + 12 यानी 37 करोड़ के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उससे मल्टीप्लाई किया, टोटल आया। अब उसने कहा है वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर बताओ। ये जो कंबाइंड कंपनी की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, उसे बांटो ए में और बी में। इसके लिए कंसेप्ट भी पढ़ा था हमने, मैं इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ बेसिकली, कि जो कंपनी की कंबाइंड वैल्यू है आफ्टर मर्जर, ये कौन सी वैल्यू बेटा, नई कंपनी की मर्जर के बाद की वैल्यू, उसे बांट दो
कि पी कंपनी और आर कंपनी को कितना कितना मिलेगा। तो आप एक काम करो, या तो पर शेयर आपको पता है, इससे नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से बांट दो कि इतने रुपए के शेयर 25,000 हमारे हैं और इतने रुपए वाले 12 करोड़ शेयर हमारे हैं, 12 करोड़, क्योंकि आर लिमिटेड को 12 करोड़ शेयर मिले होंगे, पूरे थोड़ा मिले होंगे, 4/5 करके मिले होंगे ना। तो ये उनकी वैल्यू है, ये उनकी वैल्यू है। ठीक है जी। तो प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर पता है, और इन टू अबव। और अगर सेम प्राइस होता, अगर पी रेशो सेम रहती तो ये प्राइस होता। हमने ना, अगर वो प्राइस आफ्टर मर्जर कह रहा है तो हमने दोनों तरह से निकाल दिया। अगर वो हमसे बोल रहा है प्राइस आफ्टर मर्जर बताओ, तो प्राइस आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यूएशन के कंसेप्ट से क्या आ रहा है, मार्केट वैल्यूएशन के कंसेप्ट से ही आ रहा है। लेकिन अगर हम पी सेम मानते तो क्या आता, अगर हम पी सेम मान लेते तो ये प्राइस आता। तो इसलिए हमने इधर दोनों निकाल के दे दिए कि भैया जो चेक करना है कर ले। ठीक है जी। पोस्ट मर्जर पी रेशो क्या है वो भी कैलकुलेट कर दी हमने कि मर्जर के बाद की पी रेशो क्या दी है। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस अब इसमें है नहीं। मेन टॉपिक यहाँ तक का था, वो समझाना था मुझे। आई होप आपको अब इस चैप्टर में थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी ये चैप्टर कवर नहीं होगा। नोट्स को अच्छे से पढ़ो एक बारी और प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी नई बात समझ आएगी कि अच्छा ये बात ऐसे होती है। और नोट्स को सामने रखना प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि ना अभी क्या होगा, जब प्रैक्टिस करोगे फिर भूल जाओगे। नोट्स को सामने रखोगे, बार बार नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, तब बात बढ़ेगी। ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना और मुझे बता देना, और किसी चैप्टर की भी अगर समरी चाहिए हो तो मैं वो भी बना दूंगा आपके लिए। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।